हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कंप्यूटर क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको पता ही है कि थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक से प्रैक्टिस का जीके और साइंस का ये 75 क्वेश्चन का टॉप लेवल का क्वेश्चन हम आपको पूर्णतः बीएसएससी के पैटर्न पर आधारित, सचिवालय सहायक के पैटर्न पर आधारित आपको क्वेश्चन दे रहे हैं लगातार। आपको क्लियर है फ्रेंड्स? आपको अब तक तो पता ही हो गया होगा कि बीपीएससी का प्रीलिम्स रिजल्ट 67वीं बीपीएससी का आ चुका है। जिनका हुआ है उनके लिए कांग्रेस, और जिनका नहीं हुआ है एक बार फिर से 68वीं का चूंकि फिर से आने वाला है, 3-4 दिन के बाद फिर से नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा, तो एक बार फिर से उसके लिए जोर शोर से लग जाएंगे। क्योंकि अब जो बीत गया सो बीत गया, अब नहीं आया सो नहीं आया, लेकिन आगे अभी आपका बहुत सारा रिजल्ट, जैसे कि बिहार एसएससी में ही एक अच्छे अधिकारी के रूप में आप यहां जा सकते हैं। इसके अलावा 68वीं बीपीएससी फिर से आ जाएगा, तो उसके लिए भी आप तैयारी आराम से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और आपको बता देना चाहेंगे कि सफलता और असफलता दोनों ही मिलती है मेहनत वालों को। दोनों ही सफलता और असफलता का सबसे बड़ा पहचान क्या है कि दोनों ही मेहनत करने वाले को ही मिलती है, सफलता भी और असफलता भी। अंतर इतना होता है कि वैसे मेहनत करने वाले जो अपने मेहनत के समय उस मेहनत में विश्वास करते हैं, उसको सफलता मिलता है। कुछ हद तक कह सकते हैं कि बहुत हद तक ऐसे लोग को सफलता मिलता है जो अपने कामों के प्रति, अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ने के प्रति अगर आपका विश्वास है कि हम जो पढ़ रहे हैं कंटेंट वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं और यही क्वेश्चन आएगा और यही चीज आपको सफलता दिलाती है। और जो केवल लगे हुए, केवल मेहनत कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा। अब YouTube पर बहुत सारा वीडियो उस पर भी बनता है कि किस तरीका का क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, कैसे आप पास कर सकते हैं, किस तरीका का स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, फलाना ढीम का, बहुत सारा का। तो वो सब देखने में टाइम अगर गुजार देंगे तो रिजल्ट का आशा नहीं करें तो बढ़िया है। इसलिए फ्रेंड्स, लगातार अपने तैयारी को आप खुद पर विश्वास करके, जो आप पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन पर, उस मटेरियल पर विश्वास करके आप अपना तैयारी को जारी रखिए। निश्चित तौर पर वो विश्वास आपको उसमें सफलता दिलाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग एक बार फिर से मेहनत करेंगे, फिर से तैयार करेंगे और बीएसएससी नजदीक है उसके लिए आप अग्रसर रहेंगे और 68वीं बीपीएससी के लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर यूट्यूब पर आप नए हैं तो केसरिया कंप्यूटर क्लास को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम बनाए तो आपके मोबाइल पर पहले पहुंच जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल केसीसी ऑफिशियल के नाम से है, वहां से जुड़ सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे और उस लिंक से भी हमारे साथ आप फॉलो हमें कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आज का हमारा है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है, किस तत्व की द्रव्यमान संख्या 238 तथा परमाणु संख्या 92 है? यदि किसी तत्व दिया हुआ है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 238 है तथा परमाणु संख्या 92 है, यदि इस तत्व का एक परमाणु एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नए परमाणु की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि जब कोई परमाणु से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है, एक अल्फा कण का माइनस होता है, तो ऐसे स्थिति में होता क्या है कि उस तत्व के परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है, पहली बात। और जब ऐसा परिस्थिति होता है, आपके पास यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम एक अल्फा कण का त्याग करता है, तो यूरेनियम जो होता है 238 और 92, जब इसका एक अल्फा कण जो होता है वो अगर निगेटिव होता है तो ऐसे स्थिति में यह परमाणु, हमने कहा कि परमाणु संख्या में 2 की कमी, तो परमाणु संख्या 90 हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 4 की कमी, यानी 234 हो जाएगा। तो ऐसा स्थिति में यह जो नेक्स्ट तत्व उत्पाद जो बनेगा वह बनेगा थोरियम, क्योंकि थोरियम की परमाणु संख्या होती है 90 और इस आधार पर यह पीरियोडिक टेबल में 2 स्थान पीछे खिसक जाता है। यानी यही यूरेनियम से एक अल्फा कण अगर निकलेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो थोरियम बनेगा
और यह थोरियम यूरेनियम के 2 स्थान पीछे पाया जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन से पीरियड में यानी आवर्त सारणी में तत्व कहां खिसक जाता है। ऑप्शन रह सकता है कि 2 स्थान आगे, 1 स्थान पीछे, 2 स्थान पीछे या 1 स्थान आगे। तो ध्यान देंगे कि 2 स्थान पीछे खिसक जाता है क्योंकि परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है एक अल्फा कण के उत्सर्जन से। क्लियर है? तो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन दिया है 236 और 90, यानी द्रव्यमान संख्या 236 होगा और परमाणु संख्या 90 होगा। ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या 234 और परमाणु संख्या 90। ऑप्शन सी, 232 और 91 या 235 और 91। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान 234 हो जाएगा और परमाणु क्रमांक 90 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथिल एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या होता है? सबसे पहले समझेंगे कि मेथिल एसिटिलीन जो होता है वह होता क्या है। तो यह एक असंतृप्त 3 त्रिबंध वाला, यानी कह सकते त्रिबंध वाला यह हाइड्रोकार्बन होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिबंध जिसमें पाया जाएगा, जिसमें 3 बॉन्ड पाया जाता है, वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्लियर? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो यह मेथिल एसिटिलीन जो होता है वो त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण होता है। इसका अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो यह होता है आपका प्रोपाइन, आपका प्रोपाइन होता है। और CH3 - CH ट्रिपल बॉन्ड CH के रूप में यह पाया जाता है, प्रोपाइन। क्लियर? तो आपका ऑप्शन दिया है प्रोपाइन, प्रोपेनोन, ऑप्शन है तीसरा प्रोपाइनॉल या ऑप्शन डी प्रोपाइनिक एसिड। आपका सही आंसर होगा प्रोपाइन होगा। ध्यान देंगे, एसिटिलीन का उत्पादन, खूब क्वेश्चन पूछता है, एसिटिलीन का उत्पादन अगर करना है तो कैल्शियम कार्बाइड को जल से प्रक्रिया करा देने से एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ अभिक्रिया करा देने से एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है और एसिटिलीन गैस C2H2 होता है, जिसका प्रयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां बनाया जा रहा है? आपका ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, दिल्ली या पंजाब। आपका सही आंसर होगा दिल्ली में पहला ई वेस्ट भारत का इको पार्क बनाया जा रहा है। आप कहेंगे ई वेस्ट क्या है? तो ई वेस्ट फॉर याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। कहने का मतलब जो कचरा इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा, जैसे आपका लैपटॉप पूरी तरीका से कचरा हो गया, खराब हो गया, आपका मोबाइल पूरी तरीका से कचरा हो गया, खराब हो गया, वैसा पार्क जिसमें इसमें फिर से उसको बनाया जा सकता है, सड़ाया गलाया जा सकता है। तो ऐसा ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना भारत सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोयल राय के द्वारा इस बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया है। तो दिल्ली में ही पहला ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना की जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? ध्यान देंगे, ऑप्शन आपके पास है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे, पहले आयनन क्षमता सबसे अधिक जो होती है वो अल्फा किरण की होती है। गामा किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। अगर आयनन क्षमता के आधार पर अगर यदि जो देखेंगे, आयनन क्षमता के आधार पर अगर यदि जो हम देखेंगे तो अल्फा, बीटा और गामा को रखेंगे, अल्फा, बीटा और गामा को रखेंगे। क्लियर? तो अल्फा, बीटा और गामा को लिखेंगे तो सबसे ज्यादा आयनन क्षमता जो होती है वो होती है अल्फा कण की, दूसरा आयनन क्षमता बीटा कण की और सबसे कम आयनन क्षमता जो होती है वो गामा किरण की होती है। क्लियर? और एक बात का ध्यान देंगे, भेदन क्षमता के आधार पर भी कभी कभी पूछ देता है। तीनों को इसके भेदन क्षमता के आधार पर अगर यदि जो पूछ जाएगा तो भेदन क्षमता इसका ठीक उल्टा हो जाता है। गामा किरण की भेदन क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक हो जाती है,
बीटा किरण की उसके बाद, और सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा कण की हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका ऑप्शन इसमें आंसर जो निकल के आएगा सबसे अधिक आयलन क्षमता अल्फा किरण की, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस सूत्र के द्वारा किया जाता है? इसका फॉर्मूला होता है कि अधिकतम संख्या जो होती है वह 2n² के द्वारा होती है। यह n जो आप देख रहे हैं, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कक्षा की संख्या। बाह्यतम कक्षा में कितनी संख्या होगी इसका निर्धारण, टोटल का निर्धारण 2n² के द्वारा किया जाता है, और यह n जो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, कक्षा की संख्या होती है। ऑप्शन दिया हुआ है n², 2n², 3n² या 4n²। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का निर्धारण 2n² के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सरल लोलक का स्थिरांक का मान होता है? ऑप्शन आपके पास है g/4πr², g/2πr², g/4πr² या g/π होता है। क्या होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, g/4πr² एक सरल लोलक का स्थिरांक होता है। आप इस बात को भी ध्यान देंगे, यदि लोलक को निर्वात में लटका दिया जाए तब आवर्त काल क्या होता है? आवर्त काल ऐसे में घट जाता है। लिखने का समय थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए हर चीज को हम नहीं लिख सकते, इसलिए आप उसको सुन लिया कीजिए। सरल लोलक का अगर अधिकतम आवर्त काल देखा जाए कि कितना होता है, तो अधिकतम आवर्त काल, सरल लोलक का अधिकतम आवर्त काल की अगर बात करेंगे तो अधिकतम आवर्त काल जो होता है वो 84.6 के बराबर होता है, और यह 84.6 जो होता है वह मिनट होता है। अधिकतम आवर्त काल की बात करते हैं, ठीक है। सरल लोलक काल जो होता है वो सर्दियों में तेज हो जाता है और गर्मियों में सुस्त पड़ जाता है। ध्यान देंगे, अगर किसी भी स्थान का द्वितीय त्वरण का मान स्थिर रहेगा तब सरल लोलक का आवर्त काल लंबाई के वर्ग मूल के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्रों का ध्यान दीजिए, यह चित्र समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस की किस अवस्था को दर्शा रहा है? अब इस बात का भी ध्यान देंगे कि विभाजन, कोशिका का जो विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम बिरचाऊ नामक विद्वान के द्वारा 1855 ईस्वी में बिरचाऊ नामक विद्वान के द्वारा किया गया था, और इसी के सिद्धांत के तहत यह माना गया था कि एक कोशिका का जन्म एक कोशिका के द्वारा ही किया हो सकता है, यानी एक जीव का जन्म एक जीव के द्वारा ही किया जा सकता है। और यह सेल डिवीजन कुल 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसे हम लोग याद रखेंगे असूत्री विभाजन यानी एमिटोसिस डिवीजन, दूसरा जो होता है समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस डिवीजन, और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस डिवीजन। फिलहाल यहां आपको समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस डिवीजन की बात कर रहा है। अब समसूत्री विभाजन का मतलब ही स्पष्ट हो गया कि जितना पेरेंट सेल हो जाएगा, जब सेल का डिवीजन होगा ना, तो जितना पेरेंट सेल होगा, माता पिता का सेल जितना होगा, ठीक उसी तरीका से डॉटर सेल भी उतने ही संख्या में विभाजित होगी। इसे ही समसूत्री विभाजन कहा जाता है। और समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम जंतु कोशिका में वाल्थेर फ्लेमिंग के द्वारा सन 1879 ईस्वी में किया गया था, और इन्होंने ही 1882 ईस्वी में इसे नाम दिया था माइटोसिस। क्लियर। अब ध्यान देंगे कि ये जो चित्र आपको दर्शाया गया है ना कि समसूत्री विभाजन के किस अवस्था को दर्शाता है, तो समसूत्री विभाजन कुल 5 प्रकार का होता है, जिसको आप अंतरा अवस्था इंटरफेज, पूर्वा अवस्था यानी प्रोफेज, मध्य अवस्था यानी मेटाफेज, पश्चात अवस्था एनाफेज और अत्यंत अवस्था यानी कि टीलोफेज होता है। क्लियर। और यह अवस्था जो आपको दर्शाया गया है वह दर्शाया गया है एनाफेज अवस्था का। एनाफेज अवस्था जो होता है यानी पश्च अवस्था जो होता है एनाफेज, इसको हिंदी में पश्च अवस्था। तो एनाफेज अवस्था जो होता है वह सबसे कम, सेल डिवीजन में सबसे कम समय में होने वाला चेंजेज अवस्था होता है। यह मात्र इसको चेंज होने के लिए 2 से 3 मिनट का ही समय मिलता है। क्लियर। तो क्वेश्चन पूछेगा
कि सेल डिवीजन के किस अवस्था में सबसे कम समय होता है, तो यही एनाफेज अवस्था, जो पश्चावस्था इंडिम जिसे कहा जाता है, और यह समसूत्री विभाजन का प्रकार होता है। क्लियर। और पूरे सेल डिवीजन कितने घंटों में या कितने समय में पूरे सेल डिवीजन संपूर्ण हो जाता है, तो याद रखेंगे 24 घंटा में सेल डिवीजन समाप्त हो जाता है। क्लियर। जिसमें सबसे कम एनाफेज अवस्था, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में काशी तमिल संगम 17 नवंबर 2022 के वाराणसी में शुरू हुआ, यह किस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है? आपका ऑप्शन है शिक्षा का अमृत महोत्सव वर्ष, वन अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा तमिल संगम, जो काशी में आयोजित किया जा रहा है 17 नवंबर 2022 को वाराणसी में। यह कार्यक्रम जो है वो आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन है इससे यह ताजा रहता है, ऑप्शन बी यह नम वायु से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, ऑप्शन सी इससे इसका जलवाष्प रुक जाता है, या उपर्युक्त में से सभी होगा। आपका सही आंसर होगा यह नम वायु से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, जिस कारण से सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई भी तत्व है, उसका तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है, 8 है। 2 और 8 कहने का मतलब क्या है? 1s2 2s2 2p6, इस रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका है। एक कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 6 2 8, तो 2 और 8 हो तो यह तत्व कौन सा तत्व होगा? अब आप ध्यान दीजिए कि टोटल परमाणु संख्या कितना है? 8 और 2 10। अब 10 परमाणु संख्या वाला इसमें से चुनना है ऑप्शन में आपका कि 10 परमाणु संख्या वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन है सोडियम, नाइट्रोजन, नियोन या ऑक्सीजन। तो ध्यान रखेंगे सोडियम का आपको परमाणु संख्या होता है 11, नाइट्रोजन का अगर परमाणु संख्या की बात करें तो 7, नियोन की परमाणु संख्या की बात करें तो 10, और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या की बात करेंगे तो 8 होता है। तो आपका सही आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर सी, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान जुड़वा बच्चा किस लक्षण से असमान जुड़वा बच्चे से भिन्न होता है? ऑप्शन है लिंग से, ऑप्शन बी निषेचित अंग की संख्या से, ऑप्शन सी क्रोमोसोम की विशेषता से, या उपर्युक्त में से सभी। आपका आंसर निकल के आएगा लिंग से भी होता है, निषेचित अंग की संख्या से भी होता है। असमान जुड़वा बच्चा कहने का मतलब एक का लिंग पुरुष का, एक का लिंग महिला का, तो असमान बच्चा हुआ। निषेचित अंग की संख्या से भी होता है और क्रोमोसोम की विशेषता के कारण भी ऐसा संभव होता है। क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बनता है उपर्युक्त में सभी के द्वारा। अब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात आपके पास यह है कि समान जुड़वा बच्चा जो होता है वो तो लक्षण में असमान भी हो सकता है और समान भी हो सकता है, यानी केवल पुत्र पुत्र भी पैदा हो सकता है, पुत्र पुत्री भी पैदा हो सकती है जुड़वा के रूप में। तो ऐसा स्थिति कब उत्पन्न होता है कि पुत्र पुत्र जुड़वा होगा और पुत्र और पुत्री जुड़वा होगा? तो ऐसा स्थिति तब उत्पन्न होता है कि यदि समान जुड़वा, अगर समान जुड़वा है, समान जुड़वा कहने का मतलब बेटा बेटा यानी पुत्र पुत्र, बेटा बेटा या बेटी बेटी, बेटी बेटी, यह दोनों क्या है? समान है। या तो बेटा बेटा 2 गो बेटा ही जन्म लेगा या 2 गो बेटी ही साथ में जन्म लेगी, तो यह समान जुड़वा हुआ। तो ऐसा स्थिति तब उत्पन्न होता है जब पहले अंडाणु यानी एग जो होता है ना, एग पहले अंडाणु जो होता है उसका निषेचन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। पहले इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उसके बाद में यह विभाजित होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद यह टूटकर समजात अंग या समान अंग जब जुड़ता है तो इससे समान जुड़वा बच्चा पैदा लेता है। पहले फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद यह टूटने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन असमान जुड़वा बच्चा यानी बेटा बेटी या बेटी बेटा तब होगा जब पहले यह एग जो है वह टूट जाएगा और उसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, तो यह असमान जुड़वा बच्चे
पाए जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निद्रा व्याधि यानी स्लीपिंग सिकनेस निम्नलिखित में से किसके काटने से हो जाता है? आपका ऑप्शन है फल मक्खी, सीसी मक्खी, घरेलू मक्खी या ऑप्शन डी मादा मक्खी। आपका सही आंसर होगा सीसी मक्खी के काटने से स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी हो जाती है, यानी सोने की बीमारी हो जाती है। क्लियर। जिसको हम याद रखते हैं कि यह एक प्रोटोजुआ के कारण, अब सीसी मक्खी में एक विशेष प्रकार का प्रोटोजुआ पाया जाता है जिसके कारण से स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है। क्लियर। अब स्लीपिंग सिकनेस वाला यह मक्खी सीसी मक्खी भारत में तो नहीं पाया जाता है, यह पाया जाता है अफ्रीका में। इसलिए अफ्रीका में घर निद्रालु रोग जो होता है वह ज्यादा होता है। वहां का देखते हैं, अफ्रीका में जो जंगल में पाए जाते हैं पशु जो पाए जाते हैं वो 24 घंटा में 23 घंटा सोते हैं और एक ही घंटा वह जागते हैं। अगर भारत में आपसे कोई कहता है मजाक मजाक में कि रे हम ज्यादा सोने लगे, हमको निद्रा रोग हो गया है, हम नहीं पढ़ पाते क्योंकि निद्रा रोग हमको हो गया, कैसे हम पढ़ पाएंगे? तो आप उसको एक तबाक दीजिए, कहिएगा कि सीसी मक्खी के कारण निद्रा रोग होता है और सीसी मक्खी भारत में नहीं पाया जाता है, तो जब भारत में पाया ही नहीं जाता है तो निद्रा व्याधि होगा ही नहीं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रलिखित निम्नलिखित में से कौन सा क्षार सिर्फ आरएनए में पाया जाता है? ऑप्शन है साइटोसिन, गुआनिन, यूरेसिल या एडेनिन। आपका सही आंसर होगा यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में, सिर्फ आरएनए में यूरेसिल बेस पाया जाता है। यह किसके स्थान पर आ जाता है? तो थाइमीन बेस के स्थान पर यूरेसिल बेस अगर आ गया तो वह आरएनए कहलाता है। या यूं याद रखेंगे कि थाइमीन बेस के स्थान पर यूरेसिल बेस का आ जाना आरएनए को प्रक्रिया कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग पर बंडल ऑफ हिस स्थित होता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी आंत में, ऑप्शन सी वृक्क में, ऑप्शन डी आंख में होता है। किसमें बंडल ऑफ हिस पाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा हृदय में बंडल ऑफ हिस पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, बंडल ऑफ हिस जो होता है वह वयस्क मानव के हृदय का जो होता है कोष्टक, उसी के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके रगों में ऑप्शन है चलायमान इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ऑप्शन बी चलायमान इलेक्ट्रॉन पाए जाते, ऑप्शन सी चलायमान प्रोटॉन पाए जाते या चलायमान प्रोटॉन नहीं पाए जाते। सबसे पहली बात इस बात को ध्यान देंगे कि कोई तत्व सुचालक है या कुचालक है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है सुचालक और कुचालक के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होगा तो निश्चित तौर पर वह विद्युत का सुचालक होगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा इसका मतलब है कि वह विद्युत का कुचालक होगा। तो आपका आंसर निकल के आ गया होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा विद्युत का कुचालक इसलिए होता है क्योंकि इसमें चलायमान इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, यानी मूवेबल इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नहीं पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण 16 नवंबर 2022 को किस राज्य में संपन्न हुआ? ऑप्शन है सिक्किम में, गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में या मेघालय में। आपका सही आंसर होगा मेघालय में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के बच्चों का भविष्य अ फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपका ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा, ऑप्शन दूसरा में है यूनिसेफ के द्वारा, या ऑप्शन सी में है द टैलेंट के द्वारा। अब इन तीनों में से सही कूट का आपको चयन करना है कि किसके द्वारा किया जाता है। एक और दो दोनों, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के द्वारा, दूसरा में है कि द यूनिसेफ और द लैसेंट के द्वारा, और तीसरा में है एक और तीन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और द लैंसेट के द्वारा, और चौथा में है सभी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा कि जो बच्चों का विश्व के बच्चों का भविष्य जो है वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा और द लैंसेट तीनों के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला नगर पालिका निगम था? ऑप्शन है दिल्ली नगर निगम, मद्रास नगर निगम,
कलकत्ता नगर निगम या अमृतसर नगर निगम? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास नगर निगम की स्थापना भारत के में पहले नगर निगम के रूप में की गई थी। और ध्यान रखेंगे मद्रास नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान देंगे सन 1687 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी, जो पूरे भारत में पहला नगर निगम था। क्लियर? अभी का वर्तमान स्थिति देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा नगर पालिका जो है वह मुंबई नगर पालिका है। सबसे बड़ा नगर पालिका जो है वह मुंबई नगर पालिका है। ध्यान देंगे, बिहार की ओर भी ध्यान देंगे थोड़ा सा। पटना नगर निगम की स्थापना अगर कहेगा पटना नगर निगम की स्थापना की बात करेगा तो पटना नगर निगम की स्थापना सन 1952 ईस्वी में किया गया था। क्लियर? और यह भी ध्यान रखेंगे कि 74वां संवैधानिक संशोधन के तहत नगर पालिका को संवैधानिक का दर्जा दिया गया था। क्लियर? और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान को शामिल किया गया है। क्लियर? और इसमें कुल कितने विषय शामिल किया गया है? 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायत राज्य की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया है? आपका ऑप्शन है 74वां, ऑप्शन बी 92वां, ऑप्शन सी 73वां या ऑप्शन डी 53वां संवैधानिक संशोधन। याद रखेंगे कि भारत में पंचायती राज्य को स्थापित करने के लिए 73वां संवैधानिक संशोधन लागू किया गया था सन 1993 ईस्वी में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान से भाईचारा किस चर्चित पार्टी का यह नारा रहा है? इंसान से भाईचारा। ऑप्शन है भाकपा, आप पार्टी, कांग्रेस या जेडीयू। आपका सही आंसर होगा आप पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन है धान, मक्का, गेहूं या मूंगफली। आपका सही आंसर होगा गेहूं जो है वह खरीफ की फसल के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, या रबी फसल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब और ध्यान देंगे, खरीफ फसल जो होता है वह जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल की बुआई जो होती है, बुआई की बात करेंगे तो जून जुलाई में बोई जाती है और इसकी कटाई जो होती है अक्टूबर नवंबर में इसे काट ली जाती है। क्लियर है? इतना बात निश्चित ध्यान रखेंगे। और वही रबी फसल की अगर बात करेंगे तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयत बाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया, ऐसा क्यों हुआ? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से स्थानीय बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। यह बात बिल्कुल सही है कि स्थानीय बंदोबस्त की संभावना वहां नहीं बन पाई क्योंकि बड़े बड़े जमींदारों का वहां अभाव था। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी। यह भी बात सही है। तीसरा है, कंपनी की अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा दक्षिण भारत से ही थी। यह भी बात सही है। तो आपको आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और एक बात अगर ध्यान देंगे कि रैयत बाड़ी व्यवस्था जो था वह मद्रास के तत्कालिक गवर्नर, उस समय के जो तत्कालिक गवर्नर थे, रैयत बाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया गया था 1802 ईस्वी में मद्रास में। और उस समय वहां के तत्कालिक जो गवर्नर थे, मद्रास शहर के तत्कालिक गवर्नर की बात कर रहे हैं, जो गवर्नर थे वो टॉमस मुनरो थे। इन्हीं के द्वारा रैयत टॉमस मुनरो थे और इन्हीं के द्वारा मद्रास में रैयत बाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इसमें था क्या कि जनरली मद्रास, बंबई और असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। तो रैयत बाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूमि जो था उसको शामिल किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य है? क्या है? ऑप्शन है निर्यात में वृद्धि करना, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, ऑप्शन सी हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना, या उपर्युक्त में से सभी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब होता है निर्यात में वृद्धि कर देना और आयात में कमी कर देना, जिससे आंतरिक मुद्रा के प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्लियर? ऑप्शन बी है नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, बात सही है। हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना, यह भी बात सही है। तो तीनों ही बात सही है रुपये की परिवर्तनीयता को लेकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य में मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है ओडिसी, भरतनाट्यम, कथकली या कथक। आपका सही आंसर होगा मुखौटा का इस्तेमाल कथकली में किया जाता है। और कथकली कहां का लोक नृत्य है? तो कथकली केरल का लोक नृत्य है। कथक जो है वह उत्तर भारत का लोक नृत्य है, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और ओडिसी नाम से ही स्पष्ट है ओडिशा का है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस फर्स्ट मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन है इसरो ने, नासा ने, सीएनएसए ने जो चीन की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है, JAXA जो जापान की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो ध्यान देंगे कि किसने आर्टेमिस फर्स्ट को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने की थी? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। किसने लागू किया था? तो आपका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की थी। यह एक प्रकार का विभाग था जो भू राजस्व में भ्रष्टाचार को रोकता था। दीवान ए मुस्तखराज जो थी वो भू राजस्व में जो भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार को रोकने हेतु दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। थोड़ा थोड़ा बात समझ लेंगे कि और किसके द्वारा कौन से विभाग की स्थापना किया गया था। तो दीवान एक को ही एक कृषि विभाग था, बस ऐसे ही याद रखेंगे। दीवान एक को ही एक कृषि विभाग था जो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया। दीवान ए अर्ज जो एक सैन्य विभाग था बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। दीवान ए अर्ज जो एक सैन्य विभाग था बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। दीवान ए खैरात याद रखेंगे जो एक दान विभाग था, या फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था जो एक दान विभाग था। दीवान ए इस्तीफाक एक पेंशन विभाग था जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही प्रयोग किया गया था या स्थापित किया गया था। दीवान ए बंदगान भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दास विभाग एक था। दीवान ए बंदगान एक दास विभाग था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही शुरू किया गया था, क्योंकि दासों की सर्वाधिक संख्या जो थी वो फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में सर्वाधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षरा यानी विज्ञानेश्वरी, मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वरी है। लिखी गई है किसके बारे में लिखी गई है? ऑप्शन है स्त्री धन के बारे में, हिंदू उत्तराधिकारी नियम के बारे में, हिंदू विवाह व्यवस्था के बारे में, या जाति व्यवस्था के बारे में। तो आपका सही आंसर होगा हिंदू विवाह व्यवस्था को लागू करने के लिए या इसी के बारे में मिताक्षरा को लागू किया गया था। अच्छा, मिताक्षरा जो है हिंदू उत्तराधिकारी नियम जो थे उसके संबंध के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं होके हिंदू उत्तराधिकारी नियमों के बारे में या उसके संबंध में मिताक्षरा विज्ञानेश्वरी के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का पुस्तक था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर कहां चतुर्विध संघ की स्थापना की थी? यह चतुर्विध संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर किया था। आपका ऑप्शन है राजगीर में, पावापुरी में, चंपा में या पाटलिपुत्र में। आपका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र में
इसकी स्थापना की गई, सॉरी पावापुरी में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कहां पाया जाता है? ऑप्शन है काला सागर, एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर या क्रीट द्वीप के मध्य में। आपका सही आंसर होगा एड्रियाटिक सागर में भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग पाया जाता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे, एड्रियाटिक सागर जो होता है वो तो भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग हुआ ही, और बेनिस को एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। बेनिस को एड्रियाटिक सागर की रानी, बेनिस को एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। एड्रियाटिक सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु ज्वार कब आता है? ऑप्शन है पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, शुक्ल सप्तमी के दिन या शुक्ल नवमी के दिन। लघु ज्वार जो आता है वो शुक्ल सप्तमी के दिन लघु ज्वार आता है। शुक्ल सप्तमी के दिन लघु ज्वार आता है। अब ध्यान देंगे, उच्च ज्वार कब आता है? अमावस्या या पूर्णिमा को दिन उच्च ज्वार आता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोणित अवस्था में होता है, जब समकोणित अवस्था में होता है तो ऐसे स्थिति में अगर ध्यान देंगे तो लघु ज्वार उत्पन्न होता है। क्लियर। और जब एक ही दिशा में होता है यानी 180 डिग्री, अगर 90 डिग्री पर तो लघु ज्वार, अगर 180 डिग्री तो कहेंगे कि यह उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, जो कि शुक्ल सप्तमी के दिन लघु ज्वार उत्पन्न होता है। क्लियर। और पूर्णिमा या अमावस्या इन दोनों ही दिन उच्च ज्वार होता है, उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है गणतंत्र, ऑप्शन है एक ही में है, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न। ऑप्शन बी है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ऑप्शन सी सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणतंत्र। ऑप्शन डी सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी या गणतंत्र। आपका सही आंसर होगा सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ये सिलसिलेकार रूप से यानी क्रमशः रूप से शामिल किया गया है। अगर किन्हीं को याद होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक तथा गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग सूर सकलमी 2006 विक्रमी एतद द्वारा अंगीकार, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये याद रहेगा अगर प्रस्तावना, तो निश्चित तौर पर आपको क्रम से सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जनवादी का मतलब लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार। लोकसभा के बारे में चर्चा किया, लोकसभा को जब उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है 5 साल का, तो उसके पहले भी उसे भंग किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार। ऑप्शन बी अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा। ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर, या राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। आपका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा तो भंग किया जा सकता है, और मंत्री परिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं कि लोकसभा को उनके कार्यकाल पूरा होने के पहले ही समाप्त किया जा सकता है। क्लियर है। और यह इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 83 के ख या 83 के 2 में किया गया है। क्लियर। अब ध्यान देंगे कि ये 83 का 2 जो है अनुच्छेद, यह 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है।
जबकि ध्यान देंगे तो अनुच्छेद 85 के 2 में, 85 के 2 में ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 85 का 2 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पर लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका आंसर निकल के क्या आता है? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के 2 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है उसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। आग्नेय चट्टान में तो जीवाश्म होते ही नहीं है, पहली बात। अब पूरा जीवाश्म और जीवाश्म की क्या बात है, जीवाश्म ही नहीं होते आग्नेय चट्टान में। ऑप्शन बी है वे जल के लिए सरंध्र होती है, यह भी बात गलत है। उसमें जल क्या प्रवेश कर सकता है आग्नेय चट्टान में? आग्नेय कठोर चट्टान होता है, क्रिस्टलीय होता है, तो इसमें जल तो जा ही नहीं सकता है, तो जल के लिए सरंध्र प्रदान नहीं करता है ये, तो यह भी गलत हो गया। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, यह बात सही है कि यह आग्नेय चट्टान जो होता है वो क्रिस्टलीय होता है और क्रिस्टलीय दोनों रूप में पाया जाता है। ऑप्शन बी है इन चट्टानों में सिलिका नहीं होता है, यह भी बात गलत है, सिलिका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारकों के आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कथन के रूप में, बुद्धिजीवी, दूसरा में है नगरीय उच्च जातियां, तीसरा में निर्धन सर्वसाधारण वर्ग या उदार रजवाड़े। आपका सही आंसर के रूप में ऑप्शन ए में दिया है केवल एक, ऑप्शन 2 1 और 2, ऑप्शन 3 1 2 और 3, ऑप्शन 4 1 2 और 4। तो आपका सही आंसर होगा 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों में कौन सा वर्ग जो ज्यादा आकर्षित केंद्र रहा था? बुद्धिजीवी का रहा, नगरीय उच्च जातियां का रहा और धन सर्वसाधारण निर्धन लोग जो सर्वसाधारण वर्ग के थे, यह तीनों के द्वारा ही आकर्षण रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? ऑप्शन है चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी या कुब्रवी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी संप्रदाय से सरफुद्दीन मनेरी का संबंध रहा था। ध्यान देंगे, बिहार के सुप्रसिद्ध संत थे सरफुद्दीन मनेरी, इन्हीं का संबंध फिरदौसी से रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया, लगभग किस ईस्वी में भ्रमण किया, इसकी चर्चा है। ऑप्शन है 405 ईस्वी में, ऑप्शन बी 365 में, ऑप्शन सी 677 ईस्वी में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा 677 ईस्वी में चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के तहत इस वर्ष कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन है 10 खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी, 20 खिलाड़ी या 25 खिलाड़ी। आपका सही आंसर होगा 25 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय खेल के तहत 2022 में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वर्ग में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा था, यानी काम नहीं किया, अप्रभावित रहा, निष्क्रिय रहा? ऑप्शन आपके पास महिलाएं, कृषक वर्ग, मुसलमान वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग। इस चार में से अब कथन आपको चुनना है कि ऑप्शन 1 में दिया है एक यानी महिलाएं और कृषक, ऑप्शन बी में है महिलाएं, कृषक और मुसलमान, ऑप्शन सी में कृषक और मुसलमान, ऑप्शन डी में महिलाएं और बुद्धिजीवी। कौन अप्रभावित 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन में रहा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 अप्रभावी रहा था, यानी कृषक वर्ग जो था और मुसलमान वर्ग, ये दोनों वर्ग 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन में अप्रभावी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? ऑप्शन है कुकी, ऑप्शन बी खोंड, ऑप्शन सी उराव या ऑप्शन डी नाइकदा। आपका सही आंसर होगा खोंड जनजाति जो है वो मानव बलि प्रथा का जब निषेध कर दिया अंग्रेजों ने तो काफी विद्रोह किया था खोंड जनजाति ने। अब थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे खोंड जनजाति क्या था,
तो यह विद्रोह जो हुआ था वो खोंड विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि सन 1848 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे कि खोंड जनजाति तमिलनाडु, बंगाल और मध्य प्रदेश की विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली मध्य भारत की तमिलनाडु, बंगाल और मध्य भारत की विस्तृत जनजाति है जो पर्वतीय यानी पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। क्लियर। अब इस खोंड जो विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत होती है 1837 ईस्वी से और 1856 ईस्वी में यह जाके समाप्त होती है। अगर इस खोंड विद्रोह के नेतृत्व की बात करेंगे तो खोंड विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो चक्र विशोई के द्वारा किया गया था। यह भी ध्यान रखेंगे, चक्र विशोई के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। मानव बलि को उस समय, मानव बलि को स्थानीय भाषा के रूप में अगर कहेंगे तो मरीहा कहा गया था। ऑप्शन कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे तो उसे मरीहा कहा गया था, यह भी बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहले फील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया है? आपका ऑप्शन है बांका, भागलपुर, पूर्णिया और जमुई। आपका सही आंसर होगा पूर्णिया में बिहार में पहले फील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्गासो सागर किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर। तो सार्गासो सागर जो है वह स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सार्गासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मिस्र में आयोजित COP27 सम्मेलन में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया है? तो ध्यान दें कि COP27 का आयोजन मिस्र में किया गया है और इस सम्मेलन में इन आवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत किस देश के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है मिस्र देश, स्पेन, भारत या अमेरिका। तो इन आवर लाइफ टाइम की शुरुआत, इस अभियान की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा यानी भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा जातियों का विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन आपके पास लैमार्क के द्वारा, हैकल के द्वारा, पाश्चर के द्वारा या चार्ल्स डार्विन के द्वारा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद तथा जातियों का विकास यानी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लैमार्क की ओर अगर ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए, तो लैमार्क ने जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। क्लियर। जैव विकास के सिद्धांत के तहत इन्होंने कहा था उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत इनके सिद्धांत को कहा जाता है, जबकि इनके सिद्धांत का खंडन ब्रिजमैन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था जो नव लैमार्कवाद के नाम से जाना गया। क्लियर। ध्यान देंगे चार्ल्स डार्विन जो थे वह कहां के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे, जिन्होंने पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईस पास्चर के बारे में भी ध्यान देंगे, इन्होंने पास्चराइजेशन की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? अब ध्यान देंगे अवतल लेंस जो होता है ना, अवतल लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस इसे कहा जाता है। अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। काम क्या करता है? प्रकाश को फैलाने का काम करता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है। और जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है यानी निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो ऐसे स्थिति में क्या करता है? अवतल लेंस की प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है, रेटिना पर फोकस कर देता है, यानी अवतल लेंस दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर आसानी से बना देता है, जिसके कारण से दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई देती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए पहले ही सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर जब हीलियम का निर्माण करते हैं तो नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन है ऊष्मा की विशाल मात्रा मुक्त होती है, ऑप्शन बी ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऑप्शन सी ऊष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है या ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहती है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा की विशाल मात्रा मुक्त होती है।
जब हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं तो ऐसे स्थिति में ऊष्मा की विशाल मात्रा मुक्त होती है, और यही तो कारण है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है। क्लियर? वही हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर हीलियम अणु का निर्माण करते हैं, जिसके कारण से सूर्य में अत्यधिक ऊष्मा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी पायोनियर माना जाता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन है, उसकी प्रशासकीय नीति को अकबर ने अपनाया। ऑप्शन बी, उसने अकबर से पूर्व प्रशासन किया। ऑप्शन सी, उसने अकबर को प्रशासन का प्रशिक्षण दिया। या डी, उसने अकबर के प्रशासन का निर्देशन दिया। ऐसा क्या कारण था कि शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है, यानी पायोनियर माना जाता है? तो पहली बात आप ये भी जानते हैं, उसकी प्रशासकीय नीति को अकबर ने अपना लिया था, यानी जो प्रशासन की नीति शेरशाह ने शुरू किया था उसी नीति को अपनाया किसने? उसके बाद शासक अकबर ने उसको अपनाया था। यही कारण है कि अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है शेरशाह सूरी को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1866 से 1886 ईस्वी में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करना है। ऑप्शन है, मुजफ्फरपुर एवं छपरा में, मधुबनी एवं बेगूसराय में, दरभंगा एवं चंपारण में, या ऑप्शन डी, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में 1866 से 1886 ईस्वी में नील खेतिहरों के बिहार में विद्रोह का क्षेत्र की पहचान के रूप में जाना जाता है। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि चंपारण और मुजफ्फरपुर में नील की खेती सन 1849 से 1850 ईस्वी में बड़ा तेजी से फैल गया था। क्लियर? यूरोपीय नील होने किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर कर दिया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीत लिया है। क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड कौन सा कथन आपका सही होगा? ध्यान देंगे, पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, यह बात बिल्कुल सही है। राफेल नडाल का यह 20वां खिताब है, यह भी बात सही है। ऑप्शन सी में महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है, यह बात बिल्कुल गलत है, यह बात सही नहीं है। अतः आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटन जेलिंगर को दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। ऑप्शन बी में क्या कहता है? ऑप्शन बी में है कि साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नेक्स जो फ्रांस की है उनको दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन सी में है मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पावो यानी स्वीडन के हैं को दिया जाएगा मेडिसिन के क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये तीनों के तीनों ही कथन सही दिया हुआ है, यानी आपका सही आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी क्वेश्चन दिए हुए, पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए श्वेता जायसवाल, ऑप्शन बी पाखी हेगड़े, ऑप्शन डी डॉक्टर माधव हरदा, ऑप्शन डी मधु कांकरिया को। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर माधव हरदा को यह पुरस्कार यानी 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए, जबकि मधु कांकरिया को 31वां, ध्यान रखेंगे ये भी मधु कांकरिया को 31वां 2021 में 31वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? आपका आंसर है केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य सरकार की पुलिस के लिए लॉन्च किया गया एक योजना है, वह है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित आपको करना है। सुमेलित करने के लिए आपको दिया हुआ है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में, बिल्कुल सही है ये। राष्ट्रपति की क्षमता दान की शक्ति दिया गया अनुच्छेद 72 में, यह भी सही है।
महान न्यायवादी, भारत के महान न्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया, यह भी बात सही है। संसद का सत्र, सत्रावसान तथा भंग अनुच्छेद 85 में किया गया है, तो यह बात बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 14 अक्टूबर या 10 दिसंबर को। आपका सही आंसर होगा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत में शिक्षक दिवस यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस याद रखेंगे तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किया गया है? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है मेघालय, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। ऑप्शन बी में मिजोरम, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन डी मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा ऐसा राज्य का क्रम दिया हुआ है जहां के छठी अनुसूची में वहां के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण की चर्चा किया गया छठी अनुसूची में? ऑप्शन आपका सही होगा मेघालय, असम और त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा छठी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहा जाता है? ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन बी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन डी निवल घरेलू उत्पाद यानी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो क्या कहलाता है जब सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन की प्रक्रिया में मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तब ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है निवल घरेलू उत्पाद। केवल घरेलू उत्पाद बच जाता है और वो भी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी 9वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। आपका सही आंसर होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में न्याय, 9वीं से याद रखेंगे न से 9वीं या न से न्यायपूर्ण, तो जैसे ही आएगा तो आप मान लीजिएगा इसको। तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास की चर्चा 9वीं पंचवर्षीय योजना की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने और बुद्धिमानी यानी याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी प्रक्रियाओं को प्रेरित करता है? ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी सेरेब्रम। ऑप्शन सी सेरिबेलम। ऑप्शन डी थाइलेमस। तो आपका सही आंसर होगा सेरेब्रम जो होता है सबसे बुद्धिमान केंद्र होता है मस्तिष्क का और सबसे अग्र भाग होता है और यही सबसे बड़ा भाग होता है और यह सोचने बुद्धिमानी के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? ऑप्शन है विघटन करने वाला, विनाशक, उत्पादक या उपभोक्ता। तो शैवाल किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? उत्पादक वर्ग, उपभोक्ता वर्ग या विनाश करने वाला वर्ग? तो शैवाल जो होता है हरित होता है, इसमें हरित लवक पाया जाता है यानी अपना भोजन स्वयं बना सकता है शैवाल, इसका मतलब है यह प्रोड्यूसर क्लास यानी उत्पादक वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल क्या कहलाता है? F बराबर क्या कहलाता है? तो फॉर्मूला जैसे की जाते हैं F बराबर m1 m2 बट्टा F बराबर G इंटू m1 m2 बट्टा R स्क्वायर होता है। यही तो फॉर्मूला होता है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर बल दिया हुआ है तो ऐसे स्थिति में बताइए बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है उनकी बीच की दूरी के समानुपाती होता है, उनकी त्रिज्याओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके बलों के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो फोर्स जो है ना वो द्रव्यमान m1 और m2 यानी द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। फॉर्मूला ये F बराबर G इंटू m1 m2 बट्टा R स्क्वायर। तो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है तो एक तरफ खनन क्षेत्र है, दूसरा खनिज है, तो किस खनन क्षेत्र से कौन सा खनिज का उत्पादन किया जाता है? तो गुरु महिसानी जो है यहां से लौह अयस्क का खनन किया जाता है। तलचर जो है उड़ीसा में कोयला का खनन किया जाता है। जादूगुड़ा जो है वहां से
आप यूरेनियम का खनन किया जाता है और जावर की खाने से जस्ता का खनन किया जाता है। तो आपका सामने निकल के आया आंसर क्या? 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों के एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास या लॉर्ड डलहौजी। आपका सही आंसर है महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों की एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसकी बहुलक होती है? ऑप्शन है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन बी विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी क्लोरोपीन या ऑप्शन डी एसिटिलीन डाइक्लोराइड। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन है मौर्य वंश, ऑप्शन बी आंध्र सातवाहन वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश या उपर्युक्त में से सभी। तो आपका सही आंसर होगा विष्णु पुराण जो है वह मौर्य वंश से संबंधित है। ध्यान रखेंगे इस चीज को याद करने के लिए क्या करेंगे कि भगवान विष्णु का अवतार है कृष्ण और कृष्ण के मुकुट पर हमेशा क्या रहता है? मोर रहता है। तो याद रखेंगे विष्णु पुराण जो है वह मौर्य वंश से संबंधित पुराण है। पुराणों की कुल संख्या भारत में 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष और उग्र शर्मा, उनके पुत्र उग्र शर्मा के द्वारा किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का जो गवर्नर जनरल रहा था वो वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल चल रहा था। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 है और सूची 2 को उससे मिलान करना है। विजय घाट का संबंध किससे है? विजय घाट का संबंध लाल बहादुर शास्त्री से है। अभय घाट का संबंध किससे है? अभय घाट का संबंध मोरारजी देसाई से है। चैत्र भूमि का संबंध BR अंबेडकर से है और कर्म भूमि का संबंध शंकर दयाल शर्मा से है। तो आपका सामने निकल के आया ऑप्शन 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद के किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है काठक, ऑप्शन बी मैलायवी, ऑप्शन सी वाजसनेवी या ऑप्शन डी तैत्तिरीय। यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? तो वाजसनेवी जो है उसको शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम के अनुसार क्या हो सकता है? आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है? नहीं, यह बात गलत है, सदैव बराबर होता है। तो ऑप्शन बी कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है। ना तो कम होता है ना तो अधिक होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी में परावर्तन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, यह बात बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी में आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग 90 डिग्री होता है, यह गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं के बराबर प्रभावित होता है? ऑप्शन है एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा या हाइड्रोफोबिया। आपका सही आंसर होगा इन्फ्लुएंजा में कम प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून प्रणाली बहुत कम प्रभावित होता है या नहीं प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? ऑप्शन है वर्षा का जल, तालाब का जल, भूमिगत जल या समुद्र का जल। आपका सही आंसर होगा कि वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ऑप्शन ए में है जीवाणु जनित रोग है, आनुवांशिक रोग है, विषाणु जनित रोग है या कवक जनित रोग है। तो डाउन सिंड्रोम रोग जो होता है वो एक प्रकार का आनुवांशिक रोग हो जाता है जिसमें से क्रोमोसोम की संख्या 1 बढ़ जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से युग्म का सही मिलान नहीं किया हुआ है? आपका ऑप्शन है विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है, ना कि बायोटीन कहा जाता है। तो यहां पे थायमीन होगा, तो पहला ही आपका सही हो जाएगा, यानी आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। दूसरा है विटामिन B3 को नियोसिन कहा जाता है, विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन कहा जाता है और विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है? नूर सुल्तान जो है इनमें से किस देश की राजधानी के तौर पर देखा जाता है? ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी, कजाकिस्तान, इराक या इजराइल।
आपका जो सही आंसर होगा, जो नूर सुल्तान जो है वो कजाकिस्तान की राजधानी है, और यहां की मुद्रा की अगर बात करेंगे हम तो यहां की मुद्रा तेंगे है। यहां की मुद्रा को याद रखेंगे कि कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो तेंगे है, ध्यान रखेंगे, मुद्रा जो है वह तेंगे है। पापुआ न्यू गिनी की अगर बात करेंगे तो यहां की राजधानी पोर्ट मोरोबी है और कीना यहां की मुद्रा है। इराक की राजधानी की अगर बात करेंगे तो बगदाद यहां की राजधानी है और मुद्रा दीनार है। जबकि इजराइल की राजधानी की अगर बात करेंगे तो जेरूसलम यहां की राजधानी है और शेकेल यहां की मुद्रा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा कब की गई थी? ऑप्शन है 22 जनवरी 2015 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 2015 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2014 को, या 26 जनवरी 2014 को। सही आंसर होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा 22 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि कौन सी है? अब ध्यान देंगे 2022 में अर्जुन पुरस्कार कितने व्यक्ति को? 25 व्यक्ति को दिया जाएगा, और उस अर्जुन पुरस्कार के तहत प्रत्येक व्यक्ति को कितने राशि दिया जाता है? ऑप्शन है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 25 लाख रुपया। तो आपका सही जो आंसर होगा वह होगा 15 लाख रुपए की राशि अर्जुन पुरस्कार के तहत दी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र शक्ति थल सैन्य अभ्यास भारत और किन देशों के बीच आयोजित होता है? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका। सही आंसर होगा भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति थल सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 75 का बीएसएससी का स्पेशल सेट प्रैक्टिस। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरे साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो केसीसी ऑफिशियल के नाम से आप सर्च करके वहां से आसानी से जुड़ सकते हैं। जितना भी एजुकेशनल कंटेंट होता है, परीक्षा संबंधित न्यूज होता है, सभी वहां हम पोस्ट करते रहते हैं, देते रहते हैं, ताकि आपको न्यूज मिलता रहे। इसलिए आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए, और भी आगे भविष्य में आने वाला जो कंटेंट होगा कंपटीशन लेवल का, वो सारा चीज आपको हम अवेलेबल करा लेंगे। क्लियर? तो आज की सेवा को देते हैं विराम, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।